नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं ये झारखंड की है। साल 1999 की ये घटना है और हमें जो घटना शेयर किए हैं उनका नाम कृष्णकांत है और उनके यार दोस्त उनको के कह के पुकारते थे। कृष्णकांत एक ट्रक ड्राइवर थे। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना उनके साथ में, चलते हैं इनके स्टोरी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णकांत है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं भूत प्रेत को मानता हूँ, विश्वास भी करता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, सभी पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं पूजा पाठ करने वाला भी इंसान हूँ और मैं एक ट्रक चालक हूँ। ट्रक का सफ़र जो होता है, कभी दिन में, कभी रात में, कभी ऐसी जगह से हम लोग गुजरते हैं जहाँ कोई इंसान नज़र तक नहीं आता है। इसीलिए तो हम ट्रक चालक कहलाते हैं। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी 1999 की बात थी। मैं अपना ट्रक लेकर के और अपनी मंजिल की तरफ झारखंड के हाईवे पर चल रहा था। आधी रात का वक्त बीत चुका था। उस रोड पर कहा जाता था कि इस रोड पर छलावा का राज है, भूत प्रेत चुड़ैल इस रोड पर नज़र आती है। डर तो मुझे बहुत लगता था, लेकिन मैं इस डर के लिए एक रक्षा कवच एक बाबा से बनवा रखा था। उस रक्षा कवच को मैं अपने साथ में अपने बाहें दाहिने बाह में बांध करके रखता था। वो बाबा बोले थे कि ये रक्षा कवच तुम्हारा रक्षा करेगा, तुम्हारे नज़दीक में कोई भूत प्रेत चुड़ैल बिल्कुल नहीं पास आएगी। और इस रक्षा कवच पर मुझे विश्वास था और इसलिए मैं अब रात बिरात कहीं भी चल देता था इसी के भरोसे। और उस रात भी यही हुआ था। मेरे साथ में मेरा जो असिस्टेंट था उसका नाम था अनिल। अनिल एक नया लड़का था अभी ट्रक पर। अभी उम्र भी उसकी कम थी, 20-22 साल की रही होगी। कहा जाए तो वो बिल्कुल नौसिखिया था। अभी उसके ट्रक का ABCD के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अभी सब कुछ वो हमसे सीख रहा था। ठंडी का महीना था। ठंडी जो थी अपने चरम पर थी। तेज ठंडी तूफानी हवाएं रोड पर चल रही थी। कोहरा भी रह रह करके रोड पर नज़र आ जाता था। ठंडी का महीना है तो कोहरा तो आम बात है। लेकिन हमारा जो माल था अर्जेंट डिलीवरी था। हमें सुबह तक इस माल को उस गोदाम में पहुंचाना था और हम इसलिए कहीं पर रुक नहीं रहे थे। नहीं तो हमारा भी मन थका हुआ था, शरीर थका हुआ था। मैं भी चाह रहा था कि 2 घंटे किसी ढाबा पर रुक करके आराम कर लिया जाए। लेकिन अगर हम आराम करते तो हमारा डिलीवरी टाइम पर नहीं पहुंच पाता और उसमें मुझे नुकसान होता। अब मैं वही नहीं चाह रहा था कि मेरा नुकसान ना हो। हम टाइम पर डिलीवरी दें और इसके बाद आराम से दिन भर सोएंगे और फिर शाम को कोई चक्कर मिला तो ले चलेंगे। हम चलते जा रहे थे। अनिल जो था खिड़की पर अपनी सीट पर बैठा बाहर की तरफ देख रहा था। कह रहा था कि उस्ताद आज तो बहुत ठंडी है, चरम सीमा पर ठंडी पहुंच गई है। मैंने बोला हाँ भाई, ठंडी तो अब नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, सर्दी का महीना है और ठंड तो ऐसा ही होता है। हमने भी गर्म कपड़े पहन रखे थे और अनिल ने भी गर्म कपड़े पहन रखे थे। और अचानक मेरा जो आगे का विंड स्क्रीन है, ऐसा लगा कि उस पर कुछ आ करके कोई पत्थर गिरा हो और मेरा विंड स्क्रीन में गोल सा सुराख हो गया। अब पूरा ये जो स्क्रीन है शीशा वो क्रैक सा हो गया। अब मैं हड़बड़ा करके ब्रेक मारा।
ब्रेक मार करके और देखने लगा कि कितना नुकसान पहुंचा है और क्या चीज़ टकराया था इस पर, जो हमारा विंड स्क्रीन को सत्यानाश कर दिया था। लेकिन हमें सीट के अंदर केबिन में वो पत्थर या कोई कंकड़ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जो चीज़ हमारे कांच से टकराया था मालूम नहीं था। लेकिन अब तो नुकसान हो चुका था। अब फिर हम आगे की तरफ चल पड़े। अब क्या किया जा सकता था। लेकिन अब जो ठंडी हवा थी अब सीधी ट्रक के अंदर में केबिन में प्रवेश करने लगी थी। शीतलहर थी। अब वो जो हवा थी सीधा जो अनिल था उसके ऊपर ज़्यादा पड़ रही थी कि उसी साइड में वो गोल छेद हुआ था। लेकिन केबिन में भी ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने देखा अनिल को कांप रहा था। ठंड तो मुझे भी लग रही थी, क्योंकि अब तो कोई ठंड का बचाव का जो हमने कांच था, खिड़की तो हमारा सही था, लेकिन अब आगे का फ्रंट कांच ही टूट गया था। तो आखिर बचे तो कैसे बचे। अब उस टाइम कोई उपाय नहीं था। ट्रक चल रही थी तो हवा तेज और आ रही थी। अब कुछ ही किलोमीटर चल करके हम दोनों की हालत खराब हो गई थी ठंड से। अब करें तो क्या करें। जो अनिल था वो तो एकदम कांपने लगा था ठंड से। मुझे लगा कि अब शायद हम सुबह तक डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं अब तेज ट्रक भी चला नहीं सकता था क्योंकि हवा तेज अंदर आ रही थी। और दूसरा चीज़, अनिल का तबीयत बिगड़ने लगा था। वो मैं देख रहा था कि वो कांप रहा था। मुझे अब एक ढाबे की ज़रूरत थी जहाँ पर हम लोग जा कर के आराम कर सके और अनिल को गर्माहट मिल सके। शायद वहाँ पर कोई अलाव जलता हुआ दिखाई दे दे, क्योंकि आजकल सर्दियों में ढाबे पर अलाव ज़रूर जलता था। और हम वही चीज़ देखते हुए आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद में कुछ रोशनी सी मुझे नज़र आई। मैं अनिल को बोला, देखो अब लग रहा है कोई ढाबा आ गया है, अब हम वहाँ पर गाड़ी रोकेंगे, अब फिर हम वहाँ पर कुछ देर आराम करेंगे। जब तुम सही हो जाओगे तब हम चलेंगे। कुछ ना कुछ इस सुराख को भरने का इंतज़ाम भी करेंगे। शायद किसी ड्राइवर भाई के पास में वहाँ पर कोई टेप वगैरह चिपकाने के मिल जाए तो इस सुराख को हम बंद करेंगे। और हम उस रोशनी की तरफ चल पड़े थे। वो रोशनी वाकई में एक अलाव की आ रही थी। और वो जो अलाव जल रहा था वो बंद पड़ा एक ढाबा था। और अलाव के पास में एक इंसान बैठा हुआ दिखाई दिया जो अलाव को ताप रहा था, मतलब हाथ को गर्मी से सेक रहा था। हमने जाकर के ट्रक खड़ा किया और जल्दी से हम दोनों लोग उतर करके उस अलाव की तरफ चल पड़े। वहाँ पर मैंने देखा आसपास में कोई भी ट्रक या कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, क्योंकि ढाबा ही बंद था। लेकिन ये लग रहा था कि ढाबे का चौकीदार है या कोई कर्मचारी है जो यहाँ पर अलाव को ताप रहा है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। उस अलाव पर वह इकलौता आदमी जो था वो हाथ अपना सेक रहा था। और हमने ट्रक रोका भी, आवाज़ सुनकर के भी हमारी तरफ नहीं मुड़ा था। वो उसका ध्यान सिर्फ आग की तरफ था। जब हम वहाँ नज़दीक पहुँचे तब भी वो बिल्कुल नहीं मुड़ा था। जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठा रह गया था। मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा था कि एक ऐसा इंसान है कि दूसरे को आहट पहचान करके पीछे भी नहीं देख रहा कि कौन आ रहा है। खैर, हमें उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी और हम आग जा कर के आग के पास में खड़े हो गए। अब मैं अनिल को बोला कि बेटा तू जल्दी से अपना हाथ गर्म कर और कपड़े को गर्म कर, तो ज़्यादा काँप रहा है सर्दी से। वैसे ठंड तो मुझे भी लगी हुई थी और मैं भी आग के पास में पहुंच करके गर्मी लेने लगा था। अब मैं जब थोड़ा गर्म हुए हम, तब मैंने उस इंसान की तरफ देखा। वो करीब 25 या 30 साल का नौजवान रहा होगा। बिखरे बाल, बिखरी दाढ़ी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला था, जैसे लग रहा था कि बीमारी से अभी अभी उठा हो। आंखें भी उसकी बिल्कुल छोटी छोटी अंदर धसी हुई दिखाई पड़ रही थी। मैं पूछ लिया, भैया क्या आप इस ढाबा को
काम करते हैं ढाबा के अंदर में। वो कुछ नहीं बोला। फिर मैं दोबारा बोला, भैया आपका ढाबा है, आप यहाँ पर काम करते हैं? वो तब भी कुछ नहीं बोला। मैं समझा शायद ये बहरा है क्या। अब मैं थोड़ा उसके पास में गया। अब मैं उसके कंधे पर हाथ रखा और तब वो मेरी तरफ मुड़ा, हाथ रखते ही। अब मुड़ते ही बोला, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। अभी भी मौका है, अभी भी भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर के मुझे अजीब सा लगा कि कैसा इंसान है। कोई मेहमान को स्वागत करता है, अलाव ताप रहा था, वो बोलता कि चलो आप भी मज़े से तापो जी, सर्दी का टाइम है। लेकिन ये तो हमें डरा रहा था, कह रहा था भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। क्या मतलब इसका। अनिल भी बात को सुन रहा था। वो कहने लगा, अरे उस्ताद, लग रहा है ये नशे में है और ऐसे ही बोले जा रहा है, छोड़ो इसके बातों को, ध्यान मत दो और आग की गर्मी लो, अनिल कहने लगा। लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा डाउट सा हो गया था उसकी बात सुन करके। और फिर मैं उसको फिर कंधे पर हाथ रखा था, फिर वो मुड़ा और फिर मुड़ते ही वही बात कहने लगा, अभी भी मौका है, आप लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आपको छोड़ेगी नहीं। जैसा मेरे हालत किया है ना, उससे बदतर आप लोग की हालत कर देगी। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब उसकी बातें सुनकर मेरा पूरा बदन का जो रोएं थे खड़े हो गए थे। लेकिन वास्तव में वो इतना दुबला पतला इंसान दिखाई दे रहा था, जैसे अभी भी बीमारी से उठा हो। शरीर में जैसे हड्डियाँ, एक एक हड्डियाँ गिन सकते थे, ऐसा उसका शरीर हुआ पड़ा था। अब मैं अनिल को कहने लगा, अनिल सुना तुमने क्या कर रहे हैं ये भैया? अनिल बोला, हाँ उस्ताद मैं सुन लिया, ये मुझे पागल सा दिख रहा है और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये सब कहने की बातें होती है, कौन आएगा, ये भी तो बैठा हुआ है, इसको क्या हो रहा है। अनिल की जो बात था कुछ मुझे पल्ले पड़ रही थी कि आखिर ये भी तो इंसान था, तो इसके साथ क्या हुआ है। अगर इसके साथ हुआ होता तो ये जिंदा थोड़ी यहाँ बैठा होता। और हम आपस में यही सब बात कर रहे थे। अनिल अपने आग की तरफ अपने हाथ को किए हुए और गर्मी का मज़ा ले रहा था, और मैं तो बस उस इंसान के पास में खड़ा था और मैं उसकी बातों को गौर कर रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ में और इशारा किसकी तरफ कर रहा है। कुछ ही पल और बीता होगा और तभी जो वो जगह थी धुएं से भरने लगी थी। धुआं जैसे कुहासा हो, कोहरा हो, इस तरह मुझे दिखाई पड़ने लगा। और कोहरा होते हुए वहाँ पर और वो जो बीमार इंसान जो आग को ताप रहा था, आग को जलाए बैठा था, और वो वहाँ से उठ करके खड़ा हो गया। अब मेरे कान के पास में आकर के बोला, मैं कह रहा था ना कि यहाँ से भाग जाओ, अब तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते, अब मरो यहीं पर, अब तुम्हारा अंत आ गया है नज़दीक। और फिर एक तरफ को दौड़ पड़ा इतनी तेज़ी से कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये दौड़ पाएगा, इसके शरीर में तो जान ही नहीं थी। और फिर देखते देखते उस जगह से गायब हो चुका था। अब जो कोहरा था वो हर तरफ ढक लिया था। वहाँ पर अब एक दूसरे को हम सही ढंग से देख नहीं पा रहे थे, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी थी। और अचानक जो आग थी वो बुझने लगी। एकदम थोड़ी ही टाइम लगा था और आग का जो आंच था सब कुछ खत्म हो चुका था। और तभी जैसे मेरे पीछे में कोई खड़ा हो और मैं मुड़ करके देखा तो बस देखता ही रहा। सफेद धुएं में वो मुझे एक परछाई सी नजर आई उस कोहरे के बीच में। कोहरा तो वैसे ही काफ़ी घना था और उसमें उस सफ़ेद जो परछाई थी बिल्कुल कोहरे के साथ में मैच करती जा रही थी। अब बिल्कुल वो जस्ट मेरे पीछे
खड़ी दिखाई पड़ रही थी। हाँ, देखने से कोई औरत ही नजर आ रही थी, क्योंकि उसके खुले बाल परछाई की तरह लहरा रहे थे। और मैं एकदम देख करके ही अनिल से बोला, अनिल भाग यहाँ से, वो आदमी जो कह रहा था सच बात है, ये जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ मामला है। और हम दोनों वहाँ से भागना चाहें, लेकिन कुछ ही कदम चले थे और फिर हम दोनों नीचे गिर गए थे। जैसे लगा कि किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो और मुंह के बल सीधे जमीन पर आ गिरे थे। और जैसे ही जमीन पर गिरे और मुझे लगा कि मेरे को कोई हवा में उठा लिया हो और मेरी जो आंखें हैं वो बंद होती चली जा रही है। मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मैं एक अंधेरी जगह पर था। बिल्कुल वहाँ सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। आसपास में क्या चल रहा था मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को टेंशन थी अनिल की कि अनिल है तो कहाँ पर। अब मैं उसी अंधेरे में अनिल को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन अनिल का कोई जवाब नहीं आ रहा था कि अनिल कहाँ पर है। और तभी मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा था, अनिल अनिल तुम कहाँ पर हो, बताओ सही, तुम जवाब दो मेरे भाई। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और अचानक मेरे पीठ के पीछे ने किसी ने आकर के खड़ा हो गया और एक बार जोर से बोला, शांत रहेगा कि मारो अभी। उसकी बात सुनकर के मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। वो जो भी बोल रहा था वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि आखिर कौन है। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, जेंट्स की आवाज़ थी, अब बहुत भारी आवाज़ थी। और मैं चुपचाप हो गया था उसकी आवाज़ सुन करके। और तभी जो भी मेरे पीछे खड़ा था वो पता नहीं मेरे को क्या किया, मेरे सर पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बिजली का करंट लगा हो। और फिर मैं अपना होश फिर खो बैठा था। अब जब दूसरी बार मुझे होश आया तो मैं देखा आसमान में सूरज की किरणें लाली दिखाई पड़ रही थी। और मैं आंखें खोल करके देख रहा हूँ तो मैं ट्रक के पास गिरा पड़ा हूँ ज़मीन पर। और कुछ ही दूरी पर हमारा जो लड़का था वो भी पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ था मेरे साथ में कुछ मालूम नहीं चल रहा था। मैं होश में आ चुका था और जल्दी से मैं उठ करके खड़ा हो गया। मैंने देखा अनिल कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है। चेहरा उसका बिल्कुल पीला सा पड़ा हुआ है, जैसे लग रहा था कि उसका सारा शरीर में से खून निकाल दिया गया हो। अब मैं उसको उठाने लगा, झकझोरने लगा कि अनिल उठ जा मेरे भाई, उठ जा मेरे भाई। बहुत कोशिश के बाद में मैं उसको अब उठा पाया था। और जैसे ही उठाया वो कराहने लगा, यानी कि अनिल क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ठीक है तुम सब कुछ। वो अपना हाथ दिखाया। मैंने देखा उसके दाहिने हाथ में एक चीरा सा लगा हुआ था और चीरा पर खून जम चुका था। मुझे देखने में वो गहरा घाव लग रहा था, जैसे किसी ने दांत से खाया हो और उसमें से खून निकला हो। और मुझे पूरे शरीर में से रन सी हो चुकी थी। मुझे लगा कि वही चुड़ैल तो अनिल का खून को नहीं पिया है। वैसे ही लग रहा था कि चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है और वो जख्म जो था वैसे ही था जैसे किसी ने काट खाया हो। अब हम जल्दी से दोनों, मैं अनिल को संभालते हुए बोला कि अनिल चलो जल्दी से बैठो, इस जगह से हम लोग निकला जाए। पता नहीं भगवान ने हमें हमारी जान बचा दी है, बस शुक्र मनाओ। और बाकी तो हम लोग देख लेंगे, तुम्हारे जख्म का इलाज हम शहर में चल के कराएंगे, जल्दी से बैठो। उसको समझाते हुए हम ट्रक में सवार हो चुके थे। अब हम शहर की तरफ चल पड़े थे। अभी भी ठंडी हवा चल रही थी और कांच टूटा हुआ था, लेकिन अब हम लोग रुकने वाले नहीं थे। हाँ, स्पीड कम करके आज लगातार चल रहे थे। और फिर जब एक ढाबा आया तो हम लोग
उस जगह पर रुके ताकि चाय पानी पिया जाए, शरीर को गर्माहट दिया जाए चाय पी करके। वहाँ पर कुछ ट्रक वाले भी खड़े थे और फिर हम उस जगह पर पहुँच गए थे। जब हम पहुँचे उस जगह पर तो ट्रक वाले चारपाई पर बैठे हुए चाय का मज़ा ले रहे थे। और फिर मैंने उनके पास जा कर के सारी कहानी अपना बताने लगा कि भाई हम लोग के साथ में देख लो क्या रात रात में हुआ है। मैं उस जगह का नाम भी बताया कि हम उस जगह पर फंसे हुए थे और हमारे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ। वो जो ड्राइवर थे वो हैरानी से हमारी तरफ देख रहे थे। अरे भाई, कहने लगे, अरे भाई तुम उस जगह पर रुके क्यों? नहीं भाई, मैं जानबूझ के नहीं रुका था। मेरे ट्रक के आगे का कांच देखो किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया था। और इसके बाद हमारे लड़के का तबीयत बिगड़ने लगा था, ठंड ज़्यादा लगने लगी थी और तभी वो आग जलती हुई दिखाई पड़ी और तब हम उस जगह पहुँचे थे। मैं सारी कहानी बताने लगा। तब वो ड्राइवर बताया कि भाई वहाँ पर ऐसे ही होता है, वहाँ पर ये माया जाल बनाया जाता है। वहाँ पर एक छलावा है जो औरत है और ऐसे ही वो जाल बुनती है कि उसमें शिकार फंसे। अब शिकार तुम नहीं थे जैसे तुम बता रहे हो, शिकार तुम्हारा ये लड़का था। और देखो तभी इसके हाथ पर जख्म है और इसके हाथ से ही वो खून पी है इसका। और देख लो इसका जख्म। भाई इसको लेकर आकर के जल्दी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। अब तो हम डर चुके थे उनकी बात सुन करके। मैंने कहने लगा, भाई जो आग ताप रहा था वो लड़का कौन हो सकता है? वो ड्राइवर कहने लगे, अरे भाई सब उसी छलावा का सब माया जाल बनाया हुआ था। हो सकता है कि उस माया जाल में वो फंसा हो और वो शिकार के चारे के रूप में तुम्हारे सामने बैठाया गया हो कि अलाव जलता हुआ इंसान बैठेगा तो दूसरा भी आकर के बैठेगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मेरे भाई, वो ट्रक ड्राइवर बताने लगे थे। और इसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करके निकल पड़े थे डिलीवरी करके। और सबसे पहले काम मैंने अनिल को ट्रीटमेंट दिलाया था और तब जा कर के मुझे चैन पड़ा था। इस घटना को तो काफ़ी साल बीत चुके हैं लेकिन मैं इस घटना को भूल नहीं पाता हूँ। हाँ, अनिल की खोज खबर मैं लेता रहता था। उसके बाद अनिल ने ट्रक का काम छोड़ दिया था लेकिन मैं उसका खोज खबर ज़रूर लेता था। अनिल अब स्वस्थ हो चुका था लेकिन जो डर था उसके मन के अंदर में समाया हुआ था। घर वालों ने उसका पूरा ट्रीटमेंट दोबारा से करवाया और फिर वो किसी तांत्रिक के पास में गए थे। कि जो अनिल था रात को सपना देख करके चौंक पड़ता था और वो अपने माँ से पिता से कहता था कि मेरे सामने में कोई औरत बैठी हुई दिखाई पड़ती है। और उसका अब जो इलाज करीब करीब 3 महीना और चला था और तब जा कर के अनिल ठीक हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन कहानियों को भी मज़ा लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।